हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान CHO स्पेशल क्लास के अंदर डेमोग्राफी डाटा पार्ट 2। डेमोग्राफी डाटा के MCQ जो है कई बार पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, डेमोग्राफी के डाटा याद रहे नहीं रहे, इस डेमोग्राफी डाटा के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप जो है आइडियली इन चीज़ों का जवाब दे पाओगे आसानी से कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफी डाटा का वो है CBR का मतलब है क्रूड बर्थ रेट। क्या बोला जाता है इसको? क्रूड बर्थ रेट इसको बोला जाता है। और इस क्रूड बर्थ रेट को कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके अंदर अपन देखते हैं नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड किससे करते हैं? एस्टिमेटेड मिड ईयर और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1000 से। तो क्या निकल जाता है? क्रूड बर्थ रेट निकल जाती हैं। क्या निकल जाती हैं? क्रूड बर्थ रेट। नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर और डिवाइड किससे किया जाता है? एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन से डिवाइड और मल्टीप्लाई किससे किया जाता है? 1000 से। तो क्या निकल जाता है? क्रूड बर्थ रेट। और इंडिया की एट प्रेजेंट क्रूड बर्थ रेट कितनी है? तो आपको जवाब देना है 21% है। कितनी है? 21% है। और ये डाटा कब का है? 2020 का है। और लेटेस्ट डाटा के अंदर हल्की सी कम होकर के ये अब कितनी आ रही है? 20.8% आ रही है। कितनी आ रही है? 20.8% आ रही है क्रूड बर्थ रेट। अगर क्रूड बर्थ रेट है तो क्रूड डेथ रेट भी होगी। तो इंडिया के अंदर CDR कितनी है? अभी CDR कितनी है? 7%। कितनी है? 7% CDR है। और CBR कितना है? 21% है। आपको इसके लिए स्पेसिफिक राजस्थान के डाटा नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो इंडिया का ही पूछा जाएगा। हाँ, अगर आपको मैटरनल मोर्टिलिटी रेट राजस्थान की पूछी जा सकती है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आपको राजस्थान की पूछी जा सकती हैं, लेकिन CBR और CDR आपको इंडिया लेवल की पूछी जाएगी, क्योंकि इसके लिए राजस्थान का कोई स्पेसिफिक डाटा जो है अपडेट नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है GFR। ये GFR का मतलब ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट नहीं है, ये क्या है? जनरल फर्टिलिटी रेट जिसको बोला जाता है वो है। तो जनरल फर्टिलिटी रेट भी कैसे ज्ञात की जाती है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग ईयर और डिवाइड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन। फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन पावर जो है रीजनरेशन का नए जो है रिप्रोडक्शन पावर किसके पास रहती है? फीमेल की। तो इसका जो डाटा है, इसको निकालने का, जो जनरल फर्टिलिटी रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लाइव बर्थ ऑफ ईयर और डिवाइड किससे करते हैं? मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन से। किससे की जाती है? मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन से की जाती है। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपन? 1000 से। तो क्या निकल जाता है? जनरल फर्टिलिटी रेट पूछी जा सकती है आपको। और इसके अंदर आपको जो है एज स्पेसिफिक पूछा जाएगा, इसके परसेंटेज, या आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि जनरल फर्टिलिटी रेट कितनी है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है जनरल फर्टिलिटी रेट को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ईयर डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन, कौन सी? फीमेल पॉपुलेशन। और डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से। तो क्या निकल जाता है? GFR निकल जाता है किसी भी कंट्री का। और इसके अंदर GFR के अंदर आपको एज स्पेसिफिक पूछे तो एक फीमेल अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर जन्म से तो जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो कब से करेगी? 15 साल से लगाकर 49 ईयर, यानी कि प्यूबर्टी से लगाकर टिल मीनोपोज की एज जो रहती है उसी को जनरल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। जनरल फर्टिलिटी रेट स्पेसिफिक कहा जा सकता है। इसके अंदर भी अगर आपको पूछा जाए एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जो है हाई कब रहती है, तो आपको जवाब देना है 20 साल से लगाकर 25 साल की उम्र तक फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस रहता है। तो जो है इसके अंदर एज स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अगर आपको पूछे तो आपको ऐसे ही जवाब देना है। दूसरा इसके अंदर लिखा है TFR का मतलब है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? एक फीमेल जो है वो अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? एक फीमेल अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर जो है कितने बच्चों को जन्म दे सकती हैं एवरेज
मान लो जो है इंडिया के अंदर जो है पॉपुलेशन इतनी है, तो इसके अंदर एक ऐसे एवरेज निकाला जाए तो एक फीमेल जो है अपनी पूरी लाइफ के अंदर कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उसको अपन बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। और इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? तो आपको जवाब देना है 2.4, और इसको रिप्लेस करना है, हमें कम करना है। कितना कम करने की ज़रूरत है? तो आपको जवाब देना है 2.1 तक इसको लाना है, रिप्लेस करके कितना लाना है? 2.4 को कितना करना है? 2.1 के अंदर करना है, जो कि TFR अगर 2.4 है तो इंडिया के अंदर TFR ज़्यादा है, टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के कंपेयर के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे समझना आप, एक होती है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। क्या होती है? ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। तो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट के अंदर क्या देखा जाता है? जो है एक फीमेल अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो तो हो गया टोटल फर्टिलिटी रेट। लेकिन एक फीमेल जो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर कितने फीमेल बच्चों को जन्म दे सकती है, फीमेल बेबी, फीमेल गर्ल्स को कितना जन्म दे सकती है, वो उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। किसको बोलेंगे? एक बार फिर से सुनना, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ उस चीज़ों पे आप फोकस करें और समझने की कोशिश करें वर्ड्स की मीनिंग को, है ना। ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग सही MCQ आपको पूछे जा सकते हैं, नहीं तो नहीं पूछे जाएंगे। और अगर आपको पूछे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है, तो आपको जवाब देना है एक फीमेल अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ के अंदर रिप्रोडक्शन एज के अंदर कितनी फीमेल बेबी को जन्म दे सकती हैं, उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। और इसके अंदर भी आपको कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं पूछे जाएंगे कि ये कितनी है, ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसकी मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होती है? ये जो फीमेल है जिसने फीमेल बेबी को जन्म दिया और अब ये जो है जिंदा रहेगी, जो भी फीमेल बेबी ने जन्म लिया है, और कितनी ये जिंदा रहेगी और उस एज तक जाएगी जहाँ पे ये रिप्रोडक्शन कर सकती है, वहाँ की फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी रेट को मेजरमेंट करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेट रिप्रोडक्टिव रेट बोलते हैं। ये जो पैदा होने वाली गर्ल्स है कितनी बच जाएगी, यानी कि कितना जिंदा रह जाएगी और उस एज तक जाएगी जहाँ पे ये फर्टिलिटी का काम कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन का काम कर सकती हैं, वहाँ से मोर्टिलिटी और फर्टिलिटी का रेशियो देखा जाता है या काउंट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? नेट रिप्रोडक्टिव रेट बोला जाता है। टोटल फर्टिलिटी के अंदर एक फीमेल जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ के अंदर कितने बच्चों को जन्म दे सकती है वो देखा जाता है। और जो है ग्रॉस रिप्रोडक्शन के अंदर ये देखा जाता है कि एक फीमेल जो है अपनी थ्रू आउट लाइफ के अंदर कितनी फीमेल बेबी को जन्म दे सकती है। और नेट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या देखा जाएगी? ये जो फीमेल बेबी जन्म लिए है ये जो है कितने जिंदा रहेंगे और उस एज तक जाएंगे जहाँ पे ये फर्टिलिटी कर सकते हैं, जहाँ रिप्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, उस एज तक जाएंगे। तो उस चीज़ को किसके अंदर देखा जाता है? नेट रिप्रोडक्टिव रेट के अंदर देखा जाता है। ये जो है माइनर मीनिंग है, इन चीज़ों की मीनिंग अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको जो है कोई भी MCQ का जो है जवाब देने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। क्या पूछा जाएगा इसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर NNR कितनी है? NNR यानी कि नेट जो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी है, तो आपको जवाब देना है 1.5 है, और इसको भी रिप्लेस करके कितना करना है? अपने को 1 करना है। ये जो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी है? 1.5 और इसको कम करके अपने को कितना ले जाना है? 1 तक ले जाना है, रिप्लेसमेंट करना है 1 से। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, ये जो दो वर्ड हैं एलिजिबल कपल और टारगेट कपल, ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और CHO जैसे एग्ज़ाम के अंदर इतने डीप चीज़ें आपको नहीं पूछी जाए, लेकिन ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एलिजिबल कपल क्या होते हैं, टारगेट कपल क्या होते हैं, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो एलिजिबल कपल कौन होंगे? जो क्या है? मैरिड कपल है, और उस मैरिड कपल में से उस फीमेल की एज कितनी है? 15 से अबव होनी चाहिए, 15 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो है 49 ईयर से वो उसकी एज कम होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एलिजिबल कपल बोलेंगे। यानी कि अब जो है ये लोग जो है रिप्रोडक्शन का पावर रखते हैं, और फर्टिलिटी का जो है एज ग्रुप जो रहता है वो कहाँ तक रहता है फीमेल के अंदर? 15 से लगाकर 49 ईयर तक रहता है, यानी कि प्यूबर्टी से लगाकर जो है मीनोपॉज तक की एज तक का रहता है। और एलिजिबल कपल के अंदर जो है मैरिड कपल जिसके अंदर फीमेल की एज जो है 15 से ज़्यादा और 49 ईयर से कम होती है, उसको अपन बोलते हैं एलिजिबल कपल। टारगेट कपल वाला जो है ये चीज़, टारगेट कपल किसको बोलते हैं अपन? ये जो है
मैरिड कपल जिनके क्या है 2 से 3 लाइव चिल्ड्रन प्रेजेंट है और फिर भी वो है फीमेल बार बार अगर लेबर रूम में आ रही हैं तो उसको क्या बोलना है, हाथ जोड़ के बोलना है, माता जी भारत के अंदर जो है ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब आपको दोबारा जो है लेबर रूम में नहीं दिखने चाहिए, दोबारा बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टारगेट कपल बोलते हैं। जिनके क्या है 2 से 3 लिविंग चिल्ड्रन हैं, उन कपल्स को क्या है एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्शन देना है वो किसका देना है, कॉन्ट्रासेप्शन का। और उनको ये एडवाइस करना है कि तुम जो है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड का यूज करें ताकि जो है भारत की पॉपुलेशन और ज़्यादा नहीं बढ़े। पूरी इंडिया जो पूरा वर्ल्ड वाइडली जब भी पॉपुलेशन को देखा जाए तो भारत की पॉपुलेशन कितनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड की 17% पॉपुलेशन भारत की है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसका क्या मतलब है, हर छठा आदमी कहाँ का है, इंडिया का है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हर छठा आदमी कहाँ का है, इंडिया का है। तो इतना जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर 17% काफ़ी बड़ा जो है हिस्सा होता है। तो इतना इंडिया का जो है पॉपुलेशन के मामले में इंडिया इतना आगे है। तो पॉपुलेशन इंडिया की पूरे वर्ल्ड वाइडली अगर आपको पूछे तो 17% है। और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हर छठा आदमी क्या है, इंडिया का हो सकता है। एलिजिबल कपल के अंदर मैरिड कपल जिसमें फीमेल की एज स्पेसिफिक होनी चाहिए 15 से 49 साल। टारगेट कपल के अंदर 2 से 3 लाइव चिल्ड्रन अगर जिसके भी हैं उनको जो है एक्स्ट्रा जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करने की एडवाइस दी जाती है, तो वो टारगेट कपल होते हैं। ये चीज़ आपसे बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक जो है CPR, ये जो है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन नहीं है, ये क्या है, कपल प्रोटेक्शन रेट है। क्या है, कपल प्रोटेक्शन रेट। और इंडिया के अंदर कपल प्रोटेक्शन रेट कितनी है, 54% है। और कपल प्रोटेक्शन होता क्या है कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो अप्रूवल किए है गवर्नमेंट ने, यानी कि स्टेरिलाइजेशन मेथड जिसके अंदर ट्यूबल लाइगेशन और वैसेक्टमी किया जाता है, जो अपन पढ़ते हैं परमानेंट जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। इसके अलावा जो है फिजिकल बैरियर के अंदर जो कॉन्डोम, कैलेंडर मेथड, वो सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं। इसके अलावा OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहती है। ये चीज़ें किसने, गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर की है। और लोग जो है इसको अपनी प्रैक्टिस में कितना लाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कपल प्रोटेक्शन रेट बोलते हैं। और अभी एट प्रेजेंट इंडिया की कपल प्रोटेक्शन रेट कितनी है, तो 54% है। और अपने को नेट जो रिप्रोडक्टिव रेट है उसको 1 करने के लिए इस कपल प्रोटेक्शन को बढ़ाने की ज़रूरत कितनी है, तो ये जो है प्रैक्टिस 60% से एटलीस्ट ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जो है अपना जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे अपन। ये जो 54% है इसको रिप्लेस करके कितना करना है, मोर देन 60% कपल प्रोटेक्शन रेट को यूज करना है। यानी कि जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है अप्रूवल कर रखे हैं उसका जो है जनता कितना यूज़ करती है उसको कपल प्रोटेक्शन रेट बोला जाता है। तो इंडिया के अंदर कपल प्रोटेक्शन अभी कितनी है, 54% है। इसके अलावा आपको कुछ इंडेक्स याद रखने हैं जो डेमोग्राफी डाटा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अगर इसके जो है आपसे इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे कपल प्रोटेक्शन रेट, CDR जो है CBR ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाए, लेकिन ये इंडेक्स आपसे पूछे जा सकते हैं अगर डेमोग्राफी डाटा से MCQ बनते हैं तो साल्विन इंडेक्स जो है ये किससे रिलेटेड है, तो आपको जवाब देना है रिलेटेड टू डिसएबिलिटी। किससे रिलेटेड है, डिसएबिलिटी से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या देखा जाता है कि ये क्या करता है, मॉर्टिलिटी और डिसएबिलिटी के जो डाटा है उसको सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। और एक जो है एक आदमी अपनी जो कितनी एज है, एवरेज एज उसकी निकाली जाती है, जिसको अपन बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं, वो निकाली जाती है किसके द्वारा, साल्विन इंडेक्स। और ये किससे रिलेटेड है, डिसएबिलिटी से रिलेटेड है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद एक और इंडेक्स है जिसका नाम है कैप्लान मेजर मेथड। क्या नाम है इसका, कैप्लान मेजर मेथड। ये इसके अंदर क्या देखा जाता है, कैप्लान मेजर मेथड जो है ये किससे रिलेटेड है, 4 ही चीज़ें मैं यहाँ लिख नहीं पा रही हूँ, आपको जो है सुनना है। और अगर आपको लगता है ये चीज़ नहीं है तो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। तो कैप्लान मेजर मेथड जो है इसके अंदर क्या है, किसी आदमी को क्रोनिक डिजीज़ है और अब वो जो है बेड रिडन है या जो है अपना मेजर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उस ट्रीटमेंट उसका चल रहा है कंटिन्यू, और उस ट्रीटमेंट के चलते हुए अब उसके लाइफ में सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं वो किसके अंदर देखा जाता है, कैप्लान मेजर मेथड के अंदर देखा जाता है। एक आदमी जो बीमार है और क्रोनिकली उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और उस ट्रीटमेंट के चलते अब ये आदमी कितना जिंदा रहेगा आगे, उसका जो निकालते हैं, जो सर्वाइवल ऑफ चांस निकालते हैं, उसको अपन बोलते हैं कैप्लान मेजर मेथड बोला जाता है। तीसरी एक और स्केल है जिसको अपन बोलते हैं कपुस्वामी स्केल। ये किसके लिए यूज की जाती है और ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है, कब
जो है डिस्कवर हुई, तो आपको इसको जवाब देना है 1976 के अंदर इसको जो है डिस्कवर किया हुआ है कपुस्वामी स्केल को। और ये किसके लिए यूज़ की जाती है ये आपको पूछा जाता है, तो आपको जवाब देना है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जानने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसको कपुस्वामी स्केल कहा जाता है। और इसके अंदर 3 चीज़ें देखे जाते हैं। इसके कंपोजिशन में क्या चीज़ें देखी जाती है कपुस्वामी स्केल के अंदर? इसके अंदर देखते हैं एक फैमिली का जो हेड है उसकी एजुकेशन कितनी है। दूसरा देखते हैं उसका जो है ऑक्यूपेशन ऑफ जो है फैमिली का जो हेड है उसका ऑक्यूपेशन क्या है। इसके अलावा उसकी पर मंथ इनकम कितनी है, सारे सोर्सेज को मिला करके। ये 3 कंपोजिशन इसके अंदर देखे जाते हैं। और इसकी जो नंबरिंग रहती है वो कितनी रहती है, 3 से लगा 29 नंबर तक रहता है। इसकी स्केलिंग की जाती है और जो स्केलिंग ये जो नंबरिंग की जाती है 3 बड़े पॉइंट से की जाती है। पहला है एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली, फैमिली का जो हेड है उसकी एजुकेशन कितनी है। दूसरा उसका क्या देखा जाता है, ऑक्यूपेशन क्या है वो देखा जाता है। इसके अलावा उसकी पर मंथ सारे सोर्सेज की मिलाकर कितनी इनकम आती है। ये 3 बड़े हेडिंग से इसकी नंबरिंग की जाती है और ये नंबरिंग कितने कितने के बीच तक रहती है आपको जवाब देना है 3 से लगाकर 29 तक रहती है। और यूज़ किसके लिए की जाती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को जानने के लिए। इसके अलावा एक और इंडेक्स लिखा है PQLI, तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बोला जाता है। और ये दिया किसने था, गिवन बाय मॉरिस डेविड ने दिया था 1970 के अंदर। कब दिया था, 1970 के अंदर दिया था। और इसके अंदर आपको जो है ये जैसा इसका वर्ड का जो फुल फॉर्म है वही इसकी जो मीनिंग है वो क्या है कि आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी जी जिसके अंदर आपको कोई हेल्थ का इश्यू नहीं आया और आप जो है आपने एक अपनी क्वालिटी लाइफ जी है, वो जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, PQLI इंडेक्स बोलते हैं। जिसके अंदर आपको कोई हेल्थ का इश्यू नहीं आया और आपने एक अच्छी लाइफ जी है, वो कितने साल की है, वो किसके अंदर देखा जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अंदर देखा जाता है। और ये दिया किसने था, मॉरिस डेविड ने दिया था 1970 के अंदर। इसके अंदर भी जो है इसके जो कंपोनेंट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट देखते हैं। क्या देखते हैं, एक तो इसके अंदर देखते हैं बेसिक लिटरेसी रेट। क्या देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, बेसिक लिटरेसी रेट। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तीसरा इसके अंदर देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 ईयर। एंड और क्या देखा जाता है, ऑल इक्वली वेटेड ऑन, जो है इसका जो स्कोर होता है वो कितना तक रहता है, 0 से लगाकर 100 तक रहता है। कंपोनेंट 3 रहते हैं, बेसिक जो है लिटरेसी रेट देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखते हैं, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखा जाता है। ये 3 पॉइंट रहते हैं PQLI इंडेक्स के अंदर। इसके अंदर है आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी सर्वाइव की है वो जो है किसके अंदर काउंट किया जाता है, इस इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा एक HDI इंडेक्स है जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कब आया था, 1990 के अंदर आया। और सबसे मज़े की बात है ये दिया किसने था, एक पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट था, उसने दिया था, मोहम्मद अली करके नाम था उसका, उसने दिया था। और ये यूज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ, जो अपना है यूनाइटेड नेशन ऑफ UNDP जो अपना प्रोग्राम रहता है, UNDP प्रोग्राम, उसके द्वारा ये यूज किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और आया कब है, 1990 के अंदर। और दिया किसने था, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया था जिसका नाम था मोहम्मद अली। और इसके अलावा कुछ GDP GNI ये सारी चीज़ें भी रहती हैं डेमोग्राफी के अंदर, लेकिन ये बहुत डीप लेवल की चीज़ें हैं जो CHO के एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती है। और GDP जो है ये जो है आज ही अपना जो है भारत का जो बजट वाला जो है प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का चेंजेस रहा है। तो ये जो है GDP वगैरह ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रेट डाटा या बुक के अंदर जो है नहीं लिखे जाते हैं, लेकिन ये होते क्या हैं, इनकी बेसिक मीनिंग रहती हैं बुक के अंदर। ये चीज़ें बहुत डीप लेवल की हैं जो एग्ज़ाम के अंदर नहीं पूछी जाती हैं। ये किसको पूछी जा सकती हैं, जो अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो इकोनॉमी की बुक पढ़ते हैं, उनको GDP GNI ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों को आप अपनी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। तो एग्ज़ाम के अंदर आपको ये इंडेक्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और इसके अलावा जो है CDR CBR, जो है नेट रिप्रोडक्टिव एज है ना, नेट रिप्रोडक्टिव रेट और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ये सारी चीज़ों की मीनिंग आपसे पूछी जा सकती है। और इसके अलावा डेमोग्राफी डाटा से कोई स्पेसिफिक MCQ नहीं बने हैं। पिछले जो राजस्थान CHO का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर तो ये भी नहीं पूछा गया था।
बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है और कूल माइंड से कंटिन्यू स्टडी करते रहना है। हमें पता नहीं है कब पढ़ी हुई चीज़ कब एग्ज़ाम के अंदर आएगी, हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए हर दिन अपने छोटे छोटे टारगेट बनाएं और उनको पूरा करते हुए लगातार स्टडी अपनी कंटिन्यू करें। वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो है जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं कि अब कौन सी किताब पढ़ें, अब कौन सा जो है कोचिंग का ऐप ले या कौन सी कोचिंग का जो टेस्ट पेपर ले। तो उससे कुछ नहीं होना है। आप अपना जो आज तक का नॉलेज है, आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और ख़ुद पे भरोसा करें कि हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी ज़रूर कोशिश करें। कुछ लोग जो है बुक की गाइडेंस मांग रहे हैं कि जो है CHO के लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो सारी बुक अच्छी होती है, लेकिन जो CHO के लिए ज़्यादा पॉपुलर है राजस्थान के अंदर एक जो है NHM गाइडेंस जो है NHM करके जो है CHO NSM करके एक बुक है मार्केट के अंदर, वो आप ला करके उसके MCQ सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज जो है CHO लेवल के बहुत बेसिक बेसिक MCQ दे रखे हैं और उसको अगर आपने कहीं से भी ऑलरेडी ऐसे ही पढ़ रखा है तो वो चीज़ें आपको आ जाएगी। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, अच्छे से रिलैक्स माइंड से अपनी स्टडी करनी है। ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना है। ऐसा करने से जो चीज़ें अपने पढ़ी है वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए रिलैक्स माइंड से पढ़ाई करें। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।